Welcome to Panisha Technical Institute. Today I am going to start a new subject along with microprocessor, which is electrical measurements and instrumentation. And this subject is very important for electrical and electronic students. And this subject has a very good weightage in GATE and IS. In GATE, around 6 to 8 or 5 to 7 marks is asked from the subject, and in IS objective around 45 to 60 marks is asked from this topic, and conventional in IS conventional 50 to 60 marks is asked. Overall, this subject is very easy and question asked from GATE and different competitive exams are also not so much complicated. You can score easily from this subject in any competitive exam, even GATE. First of all, I am going to discuss syllabus of electrical measurement and instrumentation. First of all, I'll discuss syllabus of electrical part, and after that I'll discuss syllabus of electronic part from this subject. तो इस सब्जेक्ट के सिलेबस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें से जो पहला सिलेबस रहेगा वो इलेक्ट्रिकल पार्ट का रहेगा और जो इसके बाद सिलेबस रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रॉनिक पार्ट का। तो इलेक्ट्रिकल पार्ट में जो सबसे पहले क्या रहेगा, बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट सिस्टम, और इसमें हम पढ़ेंगे कि मेजरमेंट सिस्टम होता क्या है, और उसके बाद पढ़ेंगे एरर एनालिसिस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जिसमें से क्वेश्चंस लगभग आता ही है। और उसके बाद पढ़ेंगे एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, और उसके बाद में ईएमएमसी, एमआई मूविंग कॉइल, ईएसवी इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर, एंड उसके बाद में पढ़ेंगे थर्मल इंस्ट्रूमेंट्स, और उसके बाद में पढ़ेंगे रेक्टिफायर टाइप इंस्ट्रूमेंट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। और मेजरमेंट्स ऑफ रिजल्ट्स के अंदर सबसे पहले रहेगा डीसी ब्रिज। उसके बाद में हम मेजरमेंट करेंगे किसका, एलसीएम, दैट मीन्स इंडक्टेंस का, कैपेसिटेंस का, और ये एम मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस का। फिर एसी ब्रिज पढ़ेंगे, और इसके बाद में पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ पावर। पावर का मेजरमेंट पढ़ेंगे, तो जिसमें दो तरह की पावर रहेगी, एक तो डीसी पावर रहेगी और दूसरा एसी पावर रहेगी। तो एसी पावर भी आगे टू पार्ट में रहेगी, एक सिंगल फेज एसी पावर मेजरमेंट एंड 3 फेज एसी पावर मेजरमेंट। फिर उसके बाद में मेजरमेंट ऑफ एनर्जी, उसके बाद में पोटेंशियोमीटर रहेगा, इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर रहेगा, पावर फैक्टर मीटर रहेगा एंड फ्लक्स मीटर रहेगा। तो अब हम इलेक्ट्रॉनिक पार्ट का सिलेबस देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट के सिलेबस में क्यू मीटर रहेगा, सीआरओ रहेगा, डीवीएम रहेगा, डिजिटल वोल्ट मीटर एंड ट्रांसड्यूसर रहेगा। और जो ट्रांसड्यूसर है ये ओनली आईएस के लिए है, एंड ट्रांसड्यूसर ओनली फॉर आईएस। तो ये दिस इज ओनली फॉर आईएस, ये केवल आईएस का पार्ट है। गेट के अंदर ट्रांसड्यूसर नहीं आता, गेट का पार्ट नहीं है। तो ये हमारा मेजरमेंट का सिलेबस रहेगा। तो अब हम शुरू करते हैं बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट सिस्टम से। तो हम सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेजरमेंट सिस्टम, कि मेजरमेंट सिस्टम का पर्पस क्या है। देखो, अगर आप किसी भी क्वांटिटी को मेजर कर रहे हो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हो, तो जो उसका आउटपुट है वो हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यूज में होना चाहिए। अगर उसका आउटपुट न्यूमेरिकल वैल्यूज में होगा तो उसे कोई भी अंडरस्टैंड कर सकता है। सपोज अगर आप वेट मेजर करते हो, तो वेट में जस्ट उसके आगे क्या रहेगा, न्यूमेरिकल वैल्यूज रहेंगी, तो उसके जस्ट उसके बाद में उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट रहेगी, फॉर एग्जांपल 5 kg, 7 kg, 10 kg। और अगर आप डिस्टेंस मेजर करते हो तब भी क्या होता है कि जस्ट उससे पहले क्या रहती है, कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज रहेंगी और उसके बाद में उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट रहेगी, जैसे कि 7 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 50 मीटर एक्स्ट्रा। और अगर करंट मेजर करते हो तो करंट में भी क्या रहेगा, उसके जस्ट बाद में उस करंट की यूनिट रहेगी और उसके जस्ट आगे क्या रहेगा, कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज रहेंगी, जैसे कि 3 एम्पियर, 4 एम्पियर और 5 एम्पियर। जैसे कि इस एनर्जी मीटर में भी आपको जो इसका आउटपुट है, जो मेजर्ड वैल्यू है, वो आपको किस में मिल रही है, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज में। तो यहाँ पे आपको अभी यहाँ पे 0 0 0 है, लेकिन जैसे ही ये एनर्जी मीटर मेजर करना शुरू करेगा तो जो यहाँ पे जो भी आपको वैल्यूज मिलेगी, जो मेजर्ड वैल्यू मिलेगी, वो आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज की टर्म में मिलेगी। ठीक इसी तरह अगर हम टेम्परेचर को भी मेजर करते हैं तो भी जो उसका आउटपुट होता है वो कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज में होता है। जैसे यहाँ पे जो आउटपुट कितना आ रहा है, 98.2। अब ये क्या रहेगा, फ़ारेनहाइट रहेगा। तो मतलब जस्ट उसके बाद में तो उस फिजिकल क्वांटिटी की क्या रहेगी, यूनिट रहेगी, और जस्ट उससे पहले जिस क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं वो क्वांटिटी न्यूमेरिकल वैल्यूज की टर्म में एक्सप्रेस होगी। ऐसे ही चाहे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स हों, चाहे वो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स हों,
चाहे वो कैसे भी इंस्ट्रूमेंट्स हों, लेकिन जो उस इंस्ट्रूमेंट का जो आउटपुट है या वो जिस फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र कर रहा है वो हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के टर्म में ही एक्सप्रेस किया जाएगा। और यही हमारे मेजरमेंट सिस्टम का क्या होता है, पर्पज़ होता है। तो ये आप नोट कर लेना, द पर्पज़ ऑफ मेजरमेंट इज टू प्रेजेंट मेजर्ड वैल्यू टू न्यूमेरिकल वैल्यूज़, कि जो क्वांटिटी आपने मेज़र की है उसे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की टर्म में आपको क्या करना है, प्रेजेंट करना है। यही पर्पज़ होता है मेजरमेंट सिस्टम का। तो आगे हम बात करेंगे मेजर्ड वैल्यू की और ट्रू वैल्यू की, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, कि मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच में क्या डिफरेंस होता है, कि मेजर्ड वैल्यू कौन सी होती है और ट्रू वैल्यूज कौन सी होती है। तो अब हम देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। तो मेजर्ड वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसे आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हो। दैट मीन्स एनी वैल्यू और एनी रीडिंग कैलकुलेटेड फ्रॉम मेजरमेंट सिस्टम और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज मेजर्ड वैल्यू। तो अगर आप किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से कोई भी रीडिंग लेते हो या कोई वैल्यू आपको मिलती है तो वो कौन सी वैल्यू होती है, मेजर्ड वैल्यू होती है। एंड व्हाट इज द ट्रू वैल्यू, तो एनी वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम रेटेड वैल्यू इज नोन एज ट्रू वैल्यू। तो अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी की रेटेड वैल्यूज की हेल्प से उस फिजिकल क्वांटिटीज को हम मेजर करते हैं तो वो होती है उस फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू। तो रेटेड वैल्यूज की हेल्प से जो क्वांटिटी हम मेजर करते हैं वो होती है ट्रू वैल्यू, और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से जो क्वांटिटी हम मेजर करते हैं वो होती है मेजर्ड वैल्यू। ये होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। सपोज इस डीसी मोटर की जो एक्चुअल स्पीड है वो है सपोज 3333 आरपीएम। अब एक्चुअल स्पीड और ट्रू स्पीड दोनों एक ही बात है। दैट मीन्स जो ये स्पीड कैलकुलेट की गई है ये इस मोटर की रेटेड वैल्यूज की हेल्प से कैलकुलेट की गई है, ना कि किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से। तो अब आप ये बताओ कि इस मोटर की स्पीड को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कौन से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से कैलकुलेट करेंगे? ऑब्वियस है टैकोमीटर से करेंगे, क्योंकि जो इस मोटर की एक्चुअल स्पीड है या जो इसकी जो ट्रू स्पीड है ये इसकी रेटेड वैल्यूज से कैलकुलेट की जाती है, ना कि किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से। तो अब आप ये बताइए कि क्या कोई आम आदमी इस मोटर की स्पीड को रेटेड वैल्यूज की हेल्प से कैलकुलेट कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन एक आम इंसान को इस मोटर की स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए किसी न किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो इस मोटर की स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए वो किसकी हेल्प लेगा? टैकोमीटर की हेल्प लेगा। और टैकोमीटर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, रोटेशन को कैलकुलेट करता है। तो टैकोमीटर में ये टिप मैकेनिज्म होता है। तो इस टिप को इस मोटर की शाफ्ट के साथ हम टच करते हैं, तो जो ये टिप है ये मोटर की शाफ्ट के साथ रोटेट करती है और इस मोटर की स्पीड को मेजर करती है, और जो यहाँ पे आपको डिस्प्ले में दिखाई देता है। तो इस टैकोमीटर की हेल्प से जो यहाँ पे आपको जो स्पीड मिली, वो जो स्पीड क्या मिली आपको, 3331 आरपीएम। लेकिन एक्चुअली में स्पीड कितनी थी, 3333 आरपीएम। तो जो ये क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी कौन सी है, मेजर्ड क्वांटिटी है, क्योंकि इसे हमने टैकोमीटर की हेल्प से मेजर किया है, ना कि किसी रेटेड वैल्यूज की हेल्प से। जो ट्रू वैल्यू होती है वो रेटेड वैल्यूज की हेल्प से कैलकुलेट होती है, इसलिए वो एक्चुअल वैल्यू होती है। लेकिन जो मेजर्ड वैल्यू होती है वो किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से कैलकुलेट की जाती है, इसलिए जो वो ट्रू वैल्यू के बराबर हो भी सकती है या उससे कम भी हो सकती है या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी कितनी है। तो जो यहाँ पे आपको मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के जो बीच में जो ये डिफरेंस दिखाई दे रहा है, इसी डिफरेंस को हम एरर कहते हैं। एरर इज नथिंग बट डेविएशन ऑफ मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम द ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू का ट्रू वैल्यू से जो डेविएशन है इसी को हम एरर कहते हैं। तो जो ये हमारी डीसी मोटर है, इसकी जो स्पीड को मेजर करने के लिए हम एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं। तो जो इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो इनपुट क्या रहेगा, ट्रू वैल्यू रहेगी, और जो इसका आउटपुट क्या रहेगा, मेजर्ड वैल्यू रहेगी। तो किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो सिस्टम इनपुट क्या होता है, ट्रू वैल्यू, और जो उसका जो सिस्टम आउटपुट क्या होता है, मेजर्ड वैल्यू। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि ट्रू वैल्यू क्या होती है और मेजर्ड वैल्यू क्या होती है, और जो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है इसे हम क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। तो एरर इज द डेविएशन ऑफ मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम द ट्रू वैल्यू। तो यहां पे हम एरर की डेफिनेशन लिख लेते हैं कि जो एरर है
error is nothing but it is the deviation of measured value from the true value. So error is the deviation of measured value from true value. तो यहाँ पे जो एरर है और इस एरर को जो हम डिनोट करेंगे वो हम करेंगे डेल्टा से, और जो ट्रू वैल्यू होती है इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ए टी से, और जो मेजर्ड वैल्यू होती है इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ए एम से। तो जो डेल क्या रहेगा, दैट मीन्स एरर क्या रहेगी, डेविएशन ऑफ मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम ट्रू वैल्यू। तो ये रहेगा ए एम माइनस ए टी, तो ये हो जाएगी एरर। तो एरर कितनी हो जाएगी, ए एम माइनस ए टी, दैट मीन्स मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, और वी कैन से दैट एरर इज सिस्टम आउटपुट माइनस सिस्टम इनपुट, कि सिस्टम आउटपुट माइनस सिस्टम इनपुट इज ऑल्सो कॉल्ड एरर। अब जो ये एरर है ये पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है, ये डिपेंड करती है कि मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू में से कौन ज्यादा है या कौन कम है। इफ ए एम इज ग्रेटर देन 80, दैट मीन्स कि मेजर्ड वैल्यू ज्यादा है ट्रू वैल्यू से, तो अब एरर क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, तब एरर पॉजिटिव रहेगी। एंड इफ मेजर्ड वैल्यू इज लेस देन ट्रू वैल्यू, देन एरर क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। और हमने जो एग्जांपल भी लिया था उसमें भी क्या था कि जो मेजर्ड वैल्यू थी वो क्या आ रही थी, कम आ रही थी, और जो ट्रू वैल्यू थी ज्यादा आ रही थी। तो हमारे इस एग्जांपल में जो एरर है वो क्या है, नेगेटिव है। तो अब हम इसके ऊपर बेस एक क्वेश्चन लेंगे, एंड विच हैज बीन आस्क्ड इन द आईएएस एग्जामिनेशन। सपोज आई हैव टू इंस्ट्रूमेंट ए and instrument B, and the error of instrument A is 1 ampere and error of instrument B is 10 ampere. Tell me which of the following instrument is more quality instrument. तो अब आप बताओ कि इंस्ट्रूमेंट A और इंस्ट्रूमेंट B में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जिसकी क्वालिटी ज़्यादा है। मैक्सिमम स्टूडेंट ने जो इसका आंसर दिया था वो दिया था ऑप्शन ए, ओनली ए। उनका यह मानना था कि जो इंस्ट्रूमेंट ए है इसकी जो एरर कितनी है 1 एम्पियर, और जो इसकी एरर कितनी है 10 एम्पियर। तो जो इंस्ट्रूमेंट ए है इसकी जो क्वालिटी ज़्यादा है इंस्ट्रूमेंट बी से। लेकिन एक्चुअली में जो इसका आंसर था वो ए नहीं था, जो इसका आंसर था वो था डी, नन ऑफ अबव। तो इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज देयर आर 3 बॉयज ए, बी एंड सी, एंड ए गोट 125 मार्क्स एंड बी गोट 220 मार्क्स एंड सी गोट 135 मार्क्स। तो अब आप ये बताओ कि किसके मार्क्स ज़्यादा आए, ए के आए, बी के आए या सी के आए। तो आप सब कहोगे कि बी के मार्क्स ज़्यादा आए, लेकिन हम कमेंट नहीं कर सकते कि किसके मार्क्स ज़्यादा आए कि जब तक कि हमें ये नहीं पता कि इनके मार्क्स कितने में से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इन द सेम वे जब तक हमें इन दोनों इंस्ट्रूमेंट की ट्रू वैल्यू गिवन नहीं रहेगी तब तक हम ये नहीं कह सकते कि किस इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी ज़्यादा है या किस इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी कम है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, डी, नन ऑफ अबव। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट डेटा। इनसफिशिएंट डेटा होने के कारण ही जो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहा, डी। और इसका आंसर ऐसा इसलिए आया क्योंकि ट्रू वैल्यू मेंशन नहीं थी, बिकॉज ट्रू वैल्यू इज नॉट गिवन, बिकॉज ट्रू वैल्यू इज नॉट गिवन। किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो क्वालिटी है वो परसेंटेज रिलेटिव एरर से डिसाइड की जाती है। सो क्वालिटी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज डिसाइडेड बाय परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर, and even if we can call it percentage limiting error, and we know that error is a deviation of measured value from true value. So what is relative static error? Relative static error is the error expressed with respect to true value. So percentage RSC
our percentage, relative static error, or limiting error are same. And relative static error is the error expressed with respect to true value. So relative static error is AM minus AT divided by AT multiplied by 100, because we have to express in percentage. And measured value minus true value is the error which is del A and divide by AT, क्योंकि हम AM माइनस AT को क्या लिखते हैं, del लिखते हैं, डिवाइड बाई 80 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100. तो ये क्या हुई, परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर या लिमिटिंग एरर. तो अगर हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दें तो क्या आ जाएगा, AM डिवाइड बाय 80 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 100. तो ये परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर का फॉर्मूला है. एंड बाय परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर वी कैन कैलकुलेट क्वालिटी ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट. तो इस क्वेश्चन में हमें ट्रू वैल्यू गिवन नहीं थी, इसलिए हम ये कमेंट नहीं कर पाए कि किस इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी ज्यादा है और किस इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी कम है. तो अब मैं क्या करूंगा कि इस क्वेश्चन में इंस्ट्रूमेंट ए और इंस्ट्रूमेंट बी इस सेम डेटा के साथ ट्रू वैल्यू भी मेंशन करूंगा और आपको ये बताना है कि किस इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी ज्यादा है. तो अब इन दोनों इंस्ट्रूमेंट की एरर के साथ साथ इनकी ट्रू वैल्यू भी गिवन है. तो इंस्ट्रूमेंट ए की जो एरर थी वो थी 1 एम्पियर और इंस्ट्रूमेंट बी की जो एरर थी वो थी 10 एम्पियर. और जो इंस्ट्रूमेंट ए की ट्रू वैल्यू है वो कितनी है, 2 एम्पियर, और इंस्ट्रूमेंट बी की जो ट्रू वैल्यू है वो है 1000 एम्पियर. एंड नाउ यू हैव टू फाइंड आउट विच इंस्ट्रूमेंट हैज मोर क्वालिटी. तो हम ये बात कर चुके हैं कि क्वालिटी किस इंस्ट्रूमेंट की ज्यादा है या क्वालिटी किस इंस्ट्रूमेंट की कम है, ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर से. तो जो परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर का जो फॉर्मूला क्या था, डेल्टा ए डिवाइड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 100. तो जो एरर कितनी गिवन थी इसकी 1 और ट्रू वैल्यू कितनी है 2 मल्टीप्लाइड बाय 100. तो यहां पे जो एरर कितनी आई 50%. एंड दिस इज परसेंटेज लिमिटिंग एरर. तो परसेंटेज लिमिटिंग एरर कितनी आई 50%. और इस इंस्ट्रूमेंट की हम परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर कैलकुलेट करते हैं विच इज डेल्टा ए डिवाइड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 100. तो जो इसकी एरर थी वो कितनी थी 10 एम्पियर और ट्रू वैल्यू कितनी है 1000 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय 100. तो यहां से इसको कैंसिल किया तो कितना आ गया 1. दैट मीन्स 1%. तो इसकी जो परसेंटेज लिमिटिंग एरर कितनी आ गई 1% और इसकी यहां पे कितनी आई थी 50%. तो बताओ किस इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी ज्यादा होगी. ऑब्वियस है कि इंस्ट्रूमेंट बी की क्वालिटी ज्यादा होगी, क्योंकि जो इसकी परसेंटेज लिमिटिंग एरर है वो कितनी है 1%. और अगर आपको एक्यूरेसी कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए तो बताओ इंस्ट्रूमेंट ए की एक्यूरेसी कितनी होगी. एक्यूरेसी क्या होती है 100 माइनस परसेंटेज लिमिटिंग एरर. तो 100 माइनस परसेंटेज लिमिटिंग एरर करोगे तो कितनी आएगी, तो यहां पे क्या आ जाएगा 100 माइनस 50 विच इज 50%. तो यहां पे एक्यूरेसी इंस्ट्रूमेंट ए की एक्यूरेसी कितनी आई 50% और इंस्ट्रूमेंट बी की एक्यूरेसी कितनी आएगी 100 माइनस 1 विच इज 99%. इंस्ट्रूमेंट बी की एक्यूरेसी कितनी है 99% और इंस्ट्रूमेंट ए की एक्यूरेसी कितनी है ओनली 50%. तो इंस्ट्रूमेंट बी की जो क्वालिटी है वो क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी इंस्ट्रूमेंट ए से. तो इंस्ट्रूमेंट बी हैज मोर क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट. तो इंस्ट्रूमेंट बी क्या हुआ मोर क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट. तो आंसर क्या आएगा ओनली बी. Now we are going to make a note of this concept. The quality of instrument is always decided by percentage relative static error. The error is always expressed in terms of true value of the variable. तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी हमेशा डिसाइड होती है उसके परसेंटेज रिलेटिव एरर से या परसेंटेज लिमिटिंग एरर से. और जो परसेंटेज लिमिटिंग एरर होती है वो हमेशा ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस की जाती है. So till now I have completed the basics of measurement system and error analysis, and in next lecture I am going to discuss analog instrument. So this is all for this lecture. If you understand this lecture, please like it and share it to your friends, and if you have any suggestion or query,
please ask in the comment section. And if you still not subscribe my channel, please subscribe it and also not forget to click on bell icon button and also click on send me all notification for this channel. Thank you for watching it.